पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाइन्थ में हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था, दैट व्हाट द मैटर इज। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स, मिक्सचर, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स ये सेम टाइम के टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, राइट। अब देखो, जो एलिमेंट्स हैं नेचर में इस वक्त हमारे चारों तरफ करीब करीब 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उन एलिमेंट्स के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहें, हम उनके बारे में जानना चाहें, तो क्या हम जान सकते हैं? हम नहीं जान सकते। तो इसके लिए एक क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी, एक इस तरीके के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की नीड पड़ी, जिसकी वजह से अगर हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करें या अगर हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में जान जाएं, तो उसके जैसे ही हम दूसरे एलिमेंट्स की बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं फाइनली। ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाए और डिसिमिलर वंस को अलग कर दिया जाए। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया जाए। जैसे जो एलिमेंट्स हैं और उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि एलिमेंट्स को सिंपल और इजी बना दिया। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं जैसे जिसमें सोडियम पोटेशियम आता है, तो इनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन हो गई, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उन्हें हमने एक ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके से अब रीजन क्या था इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का, ऐसा करना क्यों पड़ा? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझना चाहे, पढ़ना चाहे, तो हम नहीं कर सकते। तो इस स्टडीज को, एलिमेंट्स की स्टडी को सिंपल और इजी बनाने के लिए, उनकी स्टडी को सिस्टमेटाइज करने के लिए, इसके अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको रिवील करने के लिए क्लास एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और लास्ट में जाके हमारे पास में एक टेबल निकल के आई, दैट इज द पीरियोडिक टेबल, और जिसे हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, वो थे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ने क्या किया? डॉबर्नियर ने जिस समय एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उस समय बहुत थोड़े से एलिमेंट्स ही थे जिनके बारे में वो जानते थे। तब भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो तीन तीन एलिमेंट्स का उन्होंने ट्राइड्स बनाए। तो उनका जो क्लासिफिकेशन था, इट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेस पर था उनका। तो उनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज करते हैं, तो तीन ग्रुप बनते हैं या एक ग्रुप बनता है तीन एलिमेंट्स का जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, then that average atomic mass will be equal to the atomic mass of the second element. ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिथियम लिया और हमने पोटेशियम लिया। लिथियम और पोटेशियम का अगर हम मास ऐड करके उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में आ गया 22.95, एंड दिस 22.95 इट इज नियरली इक्वल टू द 23, दैट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मेटल। उन्होंने इस तरीके के तीन ट्राइड्स बनाए। ये जो तीन ट्राइड्स थे, तीन ट्राइड्स उन्होंने बनाए। फर्स्ट था अल्कली मेटल ग्रुप का। अल्कली मेटल ग्रुप में सभी मेटल थे। व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अल्कलीज एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द अल्कली मेटल ग्रुप। सेकंड ग्रुप था अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप का। अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं, जहां पर ये भी सारे मेटल हैं लेकिन इनके ऑक्साइड्स अल्कलीन होते हैं नेचर में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलीन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल ग्रुप्स मोनोवेलेंट है। अगर हम ये वाले ग्रुप्स देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी वैलेंसी 1 होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोनोवेलेंट। लेकिन जो सेकंड ग्रुप है, दैट इज अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप, इनकी वैलेंसी 2 है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, स्ट्रॉन्शियम 2, बेरियम 2, इट मींस दे आर डाइवेलेंट। जहां पर डबल वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है, तो उन ग्रुप को हम कहते हैं डाइवेलेंट ग्रुप। थर्ड जो था, दैट वाज द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गए, और ये तीनों ही नॉन मेटल्स हैं।
वाटर के साथ में रिएक्ट करके एसिड्स बना देते हैं और ये भी मोनोवैलेंट है। अगर हम इसको भी स्टडी करते हैं तो कैल्शियम और बेरियम, अगर हम इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, देन इट विल बी 88.65 which is nearly equal to 87.6 and similar is the case with the halogens also. ठीक है। इसके बाद में जो, लेकिन डॉबर्नियर ने क्या किया था, डॉबर्नियर्स वैसे तो ठीक थे बट फिर भी कुछ ऐसे लिमिटेशंस थे, कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिनकी वजह से उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। वो सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए थे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस समय, तो इसलिए उनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको भी वो पूरी तरह से अरेंज नहीं कर पाए थे। ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो साइंटिस्ट आए वो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन को बेस्ड किया अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सुर। ठीक है। तो म्यूजिकल नोट्स के बेस पर उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट has similar physical and chemical properties when they are arranged in increasing order of their relative masses। मतलब उनका ये कहना था कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने जो क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, वो इस तरीके से क्लासिफाई किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट्थ एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के इक्वल होंगी, बराबर होंगी, बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी एट्थ एलिमेंट की। जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स में जो हमारे सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 तो ये हो गई, उसके बाद में 8th वन अगेन सा रिपीट हो गया। बिल्कुल वैसे ही अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 8th एलिमेंट फ्लोरीन आ जाता है। अगर हम लिथियम से काउंट करते हैं तो 8th एलिमेंट हमारा सोडियम आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। It means the properties of lithium, they are very much resembled with the properties of the sodium according to Newland. So he called his law as Newland law of octaves। ठीक है। लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक्स क्या थे कि जो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी, सिर्फ लाइट एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल थी, हैवी एलिमेंट्स के लिए उनकी क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाई। दूसरा, कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने बाकी थे या नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे थे उनके लिए उनकी जो क्लासिफिकेशन जो टेबल थी उसमें कोई जगह नहीं थी, वो वहां फिट नहीं हो सकते थे। तीसरा, जो प्रॉपर्टीज थी कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कोबाल्ट और निकेल, ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं आयरन के साथ में, पर उन्होंने क्या किया, इन ग्रुप्स को अलग अलग, इन एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। ठीक है। इसके अलावा जो चौथा ड्रॉबैक था या नेक्स्ट ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने एलिमेंट्स को फिट करने के लिए दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रख दिया। लेकिन फिर भी इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बाद भी जो न्यूलैंड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था। न्यूलैंड के बाद में आए मैंडलीव। मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल फिर भी काफी हद तक उसको एक्सेप्ट किया गया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो उनकी एक्सेप्ट की गई। मैंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंडलीव ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही अरेंज किया था, मतलब एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था। मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी। मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी 8 वर्टिकल कॉलम्स थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने पीरियड्स कहा। उनकी क्लासिफिकेशन मेनली ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स पर बेस्ड थी। अब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स क्यों लिए थे उन्होंने, एक्चुअली जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को बेस किया फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के ऊपर, मतलब इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हुए ही उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। मैंडलीव के अचीवमेंट क्या थे, मैंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए। जैसे उन्होंने क्या किया, नाम रखे जैसे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका का मतलब होता है प्रीवियस, ठीक है, पहला। एका बोरॉन का मतलब हो गया कि पहले बोरॉन आएगा उसके बाद में स्कैंडियम आएगा।
एक एल्यूमिनियम का मतलब हो गया, पहले एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद में गैलियम आएगा, एक का सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन देन जर्मेनियम। तो जो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम है, ये नए एलिमेंट्स हैं जो कि बाद में डिस्कवर हुए थे, जिनकी प्लेस उसने छोड़ दी थी। मेंडलीव ने का दूसरा अचीवमेंट क्या था कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास, मतलब गलत एटॉमिक मास की वजह से वो टेबल में रखे गए थे, उनका उन्होंने एटॉमिक मास करेक्ट कर दिया, और उनकी एटॉमिक मास करेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। पोजीशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके उनके एटॉमिक मास को उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद में एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको उन्होंने सेम ग्रुप में रखा, जैसे लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एटसेट्रा, ये सारे फर्स्ट ग्रुप में आ गए। उनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि उन्होंने नोबल गैसेस के लिए जगह छोड़ दी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, जिससे कि जब भी नोबल गैसेस डिस्कवर हो तो उनको पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए कि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को कोई डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन कुछ ड्रॉबैक मेंडलीव के भी थे, उनमें वो आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आइसोटोप्स जो कि जिसमें सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। देखिए, जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज की थी, एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, वो अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अगर उसी इस हिसाब से हम देखते हैं तो आइसोटोप्स में अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, 35 और 37। तो क्लोरीन को उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने एक ही जगह पर रखा। उन्होंने आइसोटोप्स को अगर अगर एटॉमिक मास के बेस पर अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन को दो अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। तो मेंडलीव आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके अलावा एटॉमिक मासेस का रॉन्ग ऑर्डर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू निकल। उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा। तो इस तरीके से क्यों रखा, कोबाल्ट को पहले क्यों रखा, निकेल को बाद में क्यों रखा, ये भी मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये इसके अलावा जो तीसरा ड्रॉबैक था, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मेंडलीव। हाइड्रोजन रिजेंबल करता है एल्कली मेटल से भी और रिजेंबल करता है हैलोजन से। एल्कली मेटल्स की तरह से हाइड्राइड्स बनाता है और हैलोजेंस की तरह से ये डायवेलेंट प्रॉपर्टी की तरह से शो होता है। ठीक है, तो मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन को भी एक्सप्लेन या जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए, एल्कली मेटल के साथ में रखना चाहिए या हैलोजेंस के साथ में रखना चाहिए। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में 6 पीरियड शोन है, तो मैंने यहाँ पे 6 पीरियड वाली ही टेबल कॉपी पेस्ट की है। अदरवाइज अगर ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल हम मेंडलीव की देखते हैं तो उसमें 7 पीरियड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R2O RH मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की बेस पे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। बेसिक प्रॉपर्टीज उन्होंने इन्हीं की ली थी, ऑक्साइड्स की और हाइड्राइड्स की, बिकॉज दे वेरी वेरी रिएक्टिव। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइन्ड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सेम मैंने अभी आंसर बता दिया कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल और हैलोजेंस दोनों से रिजेंबल करता है। एल्कली मेटल्स आ जाते हैं ग्रुप 1 में और हैलोजेंस आ जाते हैं ग्रुप 17 में। तो हाइड्रोजन क्या करता है, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके या आयनिक कंपाउंड्स बना देता है जो कि हाइड्राइड्स कहलाते हैं, और नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बना देता है। जो एक और ड्रॉबैक था मेंडलीव का, वो ये था कि प्लैटिनम और गोल्ड इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर होती हैं, लेकिन उनको उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था, अलग अलग ग्रुप में रखा था। तो ये पोजीशन भी, ये भी क्लासिफिकेशन प्लैटिनम की और गोल्ड की मेंडलीव जस्टिफाई नहीं कर पाया था। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड या आज भी हम जिस पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले 1913 में हेनरी मॉसले ने डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया था कि इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, अगर हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं फॉर द बेसिस ऑफ या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम एलिमेंट की एटॉमिक नंबर को, तो ज्यादा रिलायबल हो जाएगी हमारी टेबल।
ठीक है, ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। देखिए, जो मेंडलीव था, मेंडलीव का था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे किया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिसिटी का कॉज क्या था? ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ सम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट सर्टेन रेगुलर लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के देखते हैं, तो एक इंटरवल के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज में, उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनका रिपीटिशन हो जाता है। जैसे अगर हम ग्रुप 1 देखते हैं, तो ग्रुप 1 में देखिए, अगर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो ये ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 1। ग्रुप 1 में अगर हम देखते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल अगर हम देखेंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर, फर्स्ट पीरियड से लेके या 7th पीरियड तक। ठीक है, सो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। इसके अलावा ये अल्कली मेटल्स हैं, अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में देखते हैं, तो जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से ग्रुप सेकंड हो गया, फिर ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, ये एंड सो ऑन, ये 18 ग्रुप तक है यहाँ पर। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, देखिए फिर से देखते हैं, तो एटॉमिक नंबर को हम मानते हैं, एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखो, हम लोगों ने 9th में जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि कोई भी न्यूट्रल एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के ऊपर होता है न्यूट्रल चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन्स दे रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स सराउंड करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में, या कोई भी एक्टिविटी होती है एटम की, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज दे आर फ्रीली रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा जो चार्ज होता है किसी भी एटम पर, वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, कैटायन बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, एनायन बन जाएगा। अब इसके बाद में मैं धीरे धीरे करके एक एक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल को देखते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में 18 वर्टिकल ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज नोन एज द पीरियड से मिलके बनी है। 18 वर्टिकल ग्रुप्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ट्वेल्थ, और उसके बाद में 13, 14, 15, यहाँ से लेके 18 तक। ठीक, अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करें, ठीक है, एलिमेंट्स के बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये मेटल्स हो गए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये आ जाते हैं एस सब शेल्स में। देखिए, 9th में हम लोगों ने सब शेल्स के बारे में भी पढ़ा था, KLMN। ठीक है ना, तो जो एटम होता है, न्यूट्रल एटम होता है, उसमें 4 शेल्स प्रेजेंट होते हैं, KLM और N। ये जो शेल्स है, ये फर्दर सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं, विच आर नोन एज SPDF। तो पीरियोडिक टेबल को इन सब शेल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो पहले दो ग्रुप जो हैं, इनको कहा गया S। उसके बाद में 13 से लेके 17 तक इन्हें कहा गया P। देन ये बीच में 3rd से लेके 12th ग्रुप तक ये आ जाते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है ये हो जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसके बाद में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज, ये नीचे के जो दो पीरियड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमने कहा लैक्टेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं, दे आर मेटल्स एंड दे कम अंडर एस ब्लॉक। उसके बाद में 13 से लेके 17 तक, यहाँ से 13 तक मेटल्स हैं, 14 से लेके 17 तक नॉन मेटल्स हैं। लेकिन 13 से 17 तक के ग्रुप्स को डिवाइड किया गया या रिप्रेजेंट करते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद में 3rd से लेके
12 तक को रिप्रेजेंट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, दे रिप्रेजेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अब देखो जितने भी ग्रुप्स हैं, यहां से हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप में, अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक चलते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर एलिमेंट में सिंगल ग्रुप के अंदर सेम होंगे। मतलब कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ग्रुप में 1 होगा, एक होगा। हाइड्रोजन में 1, लिथियम 2 1, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो के और एल में डिवाइड होता है 2 1, फिर 2 8 1, इसके बाद में 2 8 8 1। मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप के अंदर अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक चलते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर हम सेकेंड ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप नंबर 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ 10th क्लास, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में जाके, 11th और 12th में। अब हम आ जाते हैं 13th ग्रुप पर। 13th ग्रुप में अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 13 नहीं होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वहां होंगे इसकी 13 की यूनिट प्लेस, दैट इज 3। 14th में 4, number of valence electrons are 4, number of valence electrons in 15th group are 5, and number of valence electrons in 16th group are 6, number of valence electrons in 17th group are 7. It means जितना ग्रुप नंबर उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिवाइडेड होते हैं 7 पीरियड्स में। अब अगर हम शेल्स की काउंटिंग करते हैं तो जितना नंबर ऑफ पीरियड उतने ही नंबर ऑफ शेल्स। अगर फर्स्ट पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल 1, सेकंड पीरियड है नंबर ऑफ शेल्स 2, थर्ड पीरियड है नंबर ऑफ शेल्स 3, फोर्थ पीरियड है 4, फिफ्थ में 5, सिक्स में 6, सेवन में 7। देखो एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का लेके चलते हैं तो देखो यहाँ पे थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स 3 होने चाहिए, एटॉमिक नंबर है 11। 11 एटॉमिक नंबर में अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 8 और 1। इसका मतलब क्या हो गया, 3 शेल हो गए, 2 फर्स्ट शेल हो गया के शेल, देन 8 सेकेंड शेल हो गया दैट इज एल शेल, और उसके बाद में थर्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया दैट विल बी एम शेल। तो मतलब क्या हुआ कि जितना नंबर पीरियड का उतने ही नंबर ऑफ शेल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में ऊपर से नीचे तक चलेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे इन द ग्रुप, लेकिन अगर हम पीरियड में चलेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। इंक्रीज कैसे होंगे, फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकेंड ग्रुप में 2, 13th ग्रुप में 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और अगर हम शेल्स की बात करेंगे तो पीरियड में अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स अकॉर्डिंग टू द पीरियड इंक्रीज होते चले जाएंगे, लेकिन अगर हम पीरियड में चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगी। फोर्थ पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल्स चाहे हम फर्स्ट ग्रुप लें या हम 17th ग्रुप लें 4 ही होंगे, 4 से 3 भी नहीं हो सकते और 4 से 5 भी नहीं हो सकते, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक। जो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम फॉलो करते हैं वो क्या है, फॉर्मूला जो हम फॉलो करते हैं वो होता है 2n स्क्वायर, दिस इज 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, मैंने सब शेल की बात नहीं की है, मैंने शेल की बात की है, KLMN की बात की है, तो उसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स विद दिस फार्मूला दैट इज 2n स्क्वायर। जैसे अगर के शेल है, के शेल का मतलब हो गया फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल एन क्या है, एन नंबर ऑफ इंटीजर हो गया, नंबर ऑफ शेल हो गया, तो यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, अभी बताया फर्स्ट शेल में 2 होते हैं। उसके बाद में एल शेल लेते हैं तो एल शेल मतलब हो गया सेकंड शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, हम ये कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा। एम शेल में ऐसे ही हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 18 आ जाता है, एन में करते हैं तो 18 आ जाता है, ठीक है, 32 आ जाता है, सॉरी 32 आ जाता है।
देखो अब फिर से हम पीरियोडिक टेबल पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम 2n² देखते हैं तो 2n² के हिसाब से के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें अटेन करना है तो हमें फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक, 2n² हम देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद में अगर हम सेकेंड पीरियड देखते हैं तो सेकेंड पीरियड में अगर हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम अटेन करना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया जहां पर एलिमेंट स्टेबल होता है, जहां पर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, जहां पर वो एटम किसी भी जो है दूसरे एटम के साथ में रिएक्ट नहीं करता, फुली सेटिस्फाइड है, उसके सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, जैसे कि 18th ग्रुप में है। कंप्लीटली फिल्ड कैसे है, जैसे अगर हम हीलियम लेते हैं तो 2 है इलेक्ट्रॉन्स, तो के शेल कंप्लीटली फिल्ड है। नियॉन लेते हैं तो यहाँ पर कितना है 2 8, कंप्लीटली फिल्ड है, फुली सेटिस्फाइड है, केमिकल रिएक्टिविटी जीरो है, यहाँ पर वैलेंसी जीरो है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं तो क्या होगा कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आउटर मोस्ट शेल में अकोमोडेट होते हैं या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज होते हैं किसी भी शेल के अंदर। अब देखिए उसके बाद में अब यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट पीरियड को हम कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, इसका नाम देंगे हम शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, शॉर्ट पीरियड। देन फोर्थ पीरियड के अंदर अगर हम काउंट करते हैं तो 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखिए 2n² हमने फॉलो किया था और 2n² फॉलो करने पर हमारे पास में 18 एलिमेंट्स आते हैं, तो फोर्थ पीरियड में आ जाते हैं 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स आएंगे, तो इन्हें हम लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं। उसके बाद में 6 और 7 में आ जाते हैं 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो 18 है, लेकिन बाकी के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज की फॉर्म में। अगर हम सिक्स पीरियड की बात करते हैं तो 57 से 72 के बीच में लैंथेनाइट सीरीज आ जाएगी, और उसके बाद अगर हम सेवंथ पीरियड की बात करते हैं तो 89 से 104 के बीच में एक्टिनाइट सीरीज आ जाएगी। इनको अलग रखा गया क्योंकि जो ब्लॉक था एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट तक चला जाता है। ठीक है, एफ ब्लॉक तक चला जाता है, तो जो कि हमारे अभी 10th के सिलेबस में नहीं है, 11 12th के सिलेबस में है, तो इसको हम अभी यहीं पर छोड़ देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट ग्रुप को हमने कहा एल्कली मेटल्स, सेकंड को हमने कहा एल्कलीन अर्थ मेटल्स, थर्ड से 12th तक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। 13th ग्रुप मेटल्स का है एक्सेप्ट बोरॉन विच इज अ मेटालाइट। उसके बाद 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड 17th इज द हैलोजन फैमिली। नोबल गैसेस को रखा गया 18th ग्रुप में। अब अगर हम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं तो वो या जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका किस तरीके से ट्रेंड बना। जैसे अगर हम वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं, देखिए वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की होती है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विच इज नोन एज वैलेंसी। मतलब कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर। कैसे, अगर मान लो सोडियम है, सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 11 आता है, तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है इसका मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281 आ गई। तो 1 क्या है, 1 इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, क्योंकि 1 ही सोडियम डोनेट कर पाता है अपना इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर आता है 17, 287। इसका मतलब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम गेन कर सकते हैं या जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, दैट विल बी द वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये आता है। अब देखो अगर हम इनकी बात करेंगे, सेकंड पीरियड की बात करते हैं, तो सेकंड पीरियड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, सेवंथ हो, कोई भी पीरियड हो, डजेंट मैटर।
हमेशा ये याद रखना कि वैलेंसी 1 2 3 4 यहाँ तक तो इंक्रीज करती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी दिया जा सकता है, दूसरा भी डोनेट किया जा सकता है, थर्ड भी डोनेट किया जा सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट किए जाते हैं, कैटायन बनते हैं। जो फोर्थ ग्रुप 14th ग्रुप है, जो कार्बन फैमिली है, कार्बन वाला ग्रुप है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 4। जब हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स आप लोगों को मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, उसमें वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 होते हैं, तो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर शेयर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर वैलेंसी की बात करें तो यहां से 1 2 3 4 4 तक तो इंक्रीज करेगी, 4 के बाद डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। कैसे डिक्रीज करेगी? यहाँ पर जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कार्बन तक, उतनी ही नंबर हमारी हमारी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन से बात करते हैं, 15th ग्रुप से बात करते हैं, तो 15th ग्रुप में जो वैलेंसी आती है वो आती है 8 में से हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो वैलेंसी कितनी आ गई? 3। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, 8 माइनस 6 2, देन 7, 8 माइनस 7 1, और उसके बाद में नियॉन में होते हैं 8, तो 8 माइनस 8 0। ठीक है, तो अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो वैलेंसी हमारी पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो वैलेंसी हमारी सेम रहती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम है पूरे के पूरे ग्रुप में। ठीक है, अब आ जाता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब होता है रेडियस ऑफ एन एटम। देखो, जब मैं आप लोगों को न्यूट्रल एटम के बारे में बता रही थी तो मैंने ये बताया था कि न्यूट्रल एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते चले जाते हैं, उतना ही हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे मान लो न्यूक्लियस के बाहर अगर एक शेल है, एक सर्कल है, तो रेडियस छोटा होगा। दूसरा सर्कल बड़ा तो बाहर की तरफ बनेगा, रेडियस बढ़ गया। तीसरा सर्कल सर्कल बना तो रेडियस और भी ज्यादा बढ़ गया। चौथा सर्कल बना, रेडियस और भी ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे सर्कल्स बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते चले जाएंगे न्यूट्रल एटम में, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा। तो एटॉमिक साइज क्या हो गया? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो हमारा डिस्टेंस है, दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। तो अगर हम पहले, मैं ग्रुप की बात करूंगी फिर मैं पीरियड की बात करूंगी। देखो, अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो हम फिर से कहाँ जाते हैं? हम देखो पीरियोडिक टेबल पे पहुंचते हैं पहले फटाफट से। ये देखो, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। अब देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने ये कहा था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे? जितना नंबर ऑफ पीरियड उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। शेल्स इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जितना सर्कल बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो अब देखो, पीरियड में क्या है? मैंने ये कहा था कि पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम एटॉमिक नंबर की भी बात करते हैं तो देखो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एटॉमिक नंबर शो रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है न्यूट्रल एटम में। और जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो
न्यूट्रल एटम है उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। और जब अपनी तरफ खींचेंगे जो एटम है वो क्या करे, वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक होगा। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा तो एटम श्रिंक करेगा, और एटम श्रिंक करेगा मतलब एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पीरियड में चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो याद करने वाली है वो ये है कि जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस से ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है नोबल गैसेस का। मतलब कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कायदे में तो नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हैलोजन से ज्यादा होता है। इसका मतलब नोबल गैसेस का एटॉमिक साइज हैलोजन से ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात है। इसका मतलब सबसे छोटा साइज अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वो हैलोजेंस का है। ठीक है। इसके बाद में आ जाती है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है कि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर और देखिए केमिकल रिएक्टिविटी दोनों ही क्या है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो आउटरमोस्ट शेल है वो काफी दूर है, काफी दूर है न्यूक्लियस से, प्रोटॉन से। आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज्यादा दूर है, और जब दूर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, और जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह से एक्ट करते हैं। उतने ही ज्यादा वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने मम्मी पापा के ज्यादा करीब होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है उसका और उसके पेरेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रहता जितना कि पहले था, छोटेपन में था। उसी तरीके से तो उनके उस बच्चे के अंदर क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा हो गई, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, अपने डिसीजंस खुद लेने लगेगा। और जब अपने डिसीजंस खुद लेने लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा हुई। बिल्कुल वैसे ही हम मान सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, और आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, उस बच्चे का बड़ा होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह से बिहेव करेंगे, और ज्यादा उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स में बढ़ती है तो हम ये कहते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में सेम है, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे न्यूट्रल एटम में, और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह से बिहेव उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि वो कर सकते थे। मतलब कि मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि वैलेंसी पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है। तो वैलेंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकते हैं हैलोजेंस, वही इजीली ले लेंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, जस्ट अपोजिट है मेटेलिक कैरेक्टर के। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करेगा, बिल्कुल वही बात है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो जो गेन करने की कैपेसिटी है एटम की नॉन मेटल की, वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो जाएगा तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे,
और इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो पाएंगे आउटरमोस्ट शेल में। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा। बिल्कुल दोनों अपोजिट हो गए। केमिकल रिएक्टिविटी मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ये मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। अलोंग द पीरियड अगर हम चलेंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगी, उसके बाद में इंक्रीज करेगी। ये डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर। जैसे वैलेंसी है, अलोंग द पीरियड हम चलते हैं तो क्या होती है वैलेंसी, अलोंग द पीरियड हम चलेंगे तो वैलेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते हैं तो क्या होगा कि क्योंकि जो केमिकल रिएक्टिविटी है ये इंक्रीज हो जाएगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसके बाद में जब हम पीरियड में आगे चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आ जाता है ऑक्साइड्स। देखो वैलेंसी अभी मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद में एटॉमिक साइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एटॉमिक साइज रेफर करता है टू रेडियस ऑफ एन एटम। जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। देखो एक और नया वर्ड आ गया, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतना ही चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे मान लो कि प्रोटॉन्स का इंक्रीज होना, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना, ये दोनों सेम थिंग है। ठीक है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, उतना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है, जो आउटरमोस्ट शेल है, वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो अगर हम पीरियड में चलेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि नए शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं उसमें। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और भी आता है दिमाग में, वो ये आता है कि प्रोटॉन्स तो डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है? एटॉमिक साइज पीरियड की तरह घट क्यों नहीं रहा? उसका सीधा सा रीजन है कि अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो शेल भी तो बढ़ रहे हैं, है ना। अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, और जब शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, नोबल गैसेज आर बिगर एटॉमिक साइज देन हैलोजेंस। अब दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज अगर हम सोडियम की ही बात लेते हैं और क्लोरीन, हम दो एटम्स की बात लेते हैं, दो एलिमेंट्स की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 281, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 287। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और क्लोरीन के पास 77 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन बहुत कॉमन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब सोडियम के पास में, सोडियम ने एक क्यों दिया, क्योंकि क्लोरीन को नीड थी, फ्रेंडशिप निभाई बहुत अच्छे से सोडियम ने क्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब सोडियम के पास में क्योंकि 281 तीन शेल थे, कितने बच गए, दो, दो शेल बचे, इसका मतलब साइज छोटा हो गया, कैटायन बन गया, साइज छोटा हो गया। लेकिन जो क्लोरीन था, क्लोरीन के पास में भी तीन शेल थे, ठीक है ना, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन्स रह गए 17, चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, एनायन बड़ा हो गया साइज में। सोडियम क्या था, कैटायन था क्योंकि उसने दिया था, ठीक है, लेकिन उसके पास में शेल रह गए दो,
तो साइज छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रल एटम जब होता है तो कैटायन हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है क्योंकि एक शेल कम हो जाता है उसमें। एनायन हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका मेन रीजन। तो ये 2 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। मेटेलिक कैरेक्टर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, पीरियड में अगर हम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यही अभी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन जब हम ग्रुप में चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल में जब मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से, है ना, बढ़ेंगे भी तो, और मतलब वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं तो उनके में रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये बता दिया मैंने कि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की पावर, गेन करने की पावर कम हो जाएगी। केमिकल रिएक्टिविटी बिल्कुल वही चीज हो गई कि मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी, और मेटेलिक कैरेक्टर मैंने बताया था बिल्कुल सेम है। पीरियड में चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगी और फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर हम नॉन, ये तो मेटल्स में हो गया, नॉन मेटल्स में केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी और अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी। फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हो गए। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप हाईली बेसिक है। बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है और एसिडिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो हाईली बेसिक हो गए, सोडियम हाईली बेसिक, फिर बेसिक कैरेक्टर्स मैग्नीशियम का कम हो गया। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन वाला जो ग्रुप है ये एम्फोटेरिक है, मतलब 13th ग्रुप और 14th ग्रुप ये क्या हो गए, ये एम्फोटेरिक एक्ट करते हैं, जिस जो कि बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड दोनों ही बनाते हैं। उसके बाद में 15, 16, 17th ग्रुप, ये यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो हेलोजेंस जो 17th ग्रुप है इट इज हाईली एसिडिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स दे आर acidic in nature, and this is all about the periodic classification of elements.